नमस्कार, सुबह 9 बजने वाले हैं और 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। पटना एयरपोर्ट से जुड़ी यह खबर है। एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो गर्मियों के लिए शेड्यूल जारी हुआ है 29 मार्च से लेकर के 24 अक्टूबर तक के लिए। कुल 44 जोड़ी विमान का परिचालन किया जाएगा और 4 साल के बाद एक बार फिर से रात में सेवा शुरू होगी। पटना और पुणे के बीच रात में फ्लाइट शुरू होगी और पहली बार नवी मुंबई के लिए भी फ्लाइट यहां पर उपलब्ध होगी लोगों के लिए। तो देखिए 29 मार्च से लेकर के 24 अक्टूबर तक के लिए शेड्यूल जो है वो जारी की जा चुकी है। कुल 44 जोड़ी विमान का परिचालन किया जाएगा। तो पटना एयरपोर्ट से जुड़ी ये खबर है। आम लोगों के लिए काफी ज्यादा राहत की खबर है। रात में भी सेवा शुरू हो चुकी है, यानी कि पहली बार नवी मुंबई के लिए भी देखिए फ्लाइट जो है वो शुरू की गई है। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। और देखिए आपको बता दें कि 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक जो समर शेड्यूल जारी किया गया है उसके लिए आपको बता दें कुल 44 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जाएगा। और देखिए सुबह 7 बजे से 10:30 बजे रात तक 43 जोड़ी फ्लाइट जो है वो पटना आएगी और 7:35 AM से 23:25 PM तक, यानी कि रात के 11:30 बजे तक पटना से उड़ान भरेगी। 16 घंटे 25 मिनट में 43 जोड़ी विमान का परिचालन किया जाएगा। पहली बार पटना और नवी मुंबई के बीच सीधी उड़ान होगी और सबसे ज्यादा पटना दिल्ली के बीच 13 जोड़ी उड़ान होगी। पटना और हैदराबाद की बात कर लें तो इस बीच देखिए 4 जोड़ी विमान उड़ान भरेगी और वहीं पटना से 4 साल के बाद आधी रात को भी हवाई सेवा उपलब्ध होगी लोगों के लिए। पुणे और पटना के बीच रात में फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। रात 2 बजे पुणे से पटना आएगी इंडिगो की फ्लाइट। वहीं पटना से रात 2:55 पर पुणे लौटेगी फ्लाइट, यानी कि 3 बजे का ये समय करीब करीब रहेगा जब पुणे लौट जाएगी फ्लाइट। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। समर शेड्यूल जो है ये, आइए इसको एक बार आपको डिटेल से समझाते हैं। ये समर शेड्यूल किस तरीके से जारी हुआ है और एयरपोर्ट प्रबंधन के प्लान को भी समझ सकते हैं आप। देखिए गर्मी के दिनों में लोग ज्यादा यात्रा करते हैं, तो ऐसे में कुल 88 विमान का आना और जाना होगा। पटना एयरपोर्ट को हाईटेक भी किया गया है। अब रात में विमान सेवा की सुविधा जो है उपलब्ध होगी। अभी 16 से 17 घंटे ही परिचालन होता है। एयरपोर्ट प्रबंधन का मकसद यह है कि 24 घंटे सेवा आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। तो फिलहाल देखिए एक जोड़ी उड़ान से शुरुआत हो रही है और अगर ये सफल तरीके से हो पाया, सफल होने पर रात में फ्लाइट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल बताया यही जा रहा है कि एक जोड़ी उड़ान से शुरुआत की जा रही है रात के लिए, यानी कि रात में भी सेवा आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। तो जो लोग फ्लाइट से ज्यादातर ट्रैवल करते हैं और समय बचाना चाहते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी ही अच्छी और राहत भरी खबर है कि रात में भी उनके लिए ये हवाई सेवा जो है उपलब्ध रहेगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला मोरवा प्रखंड के इंद्रवरा में रामनवमी के मौके पर लगने वाले राजकीय मेले का है। इस राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेची जा रही है वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। 26 मार्च को इस मेले का उद्घाटन हुआ था। निषाद समाज के तीर्थ स्थल केवल महाराज पर यह मेला लगता है, जो कि 4 दिन तक चलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मेले में बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शराब सप्लाई हो रहा है। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं समस्तीपुर से। मुकेश, यहाँ पर राजकीय मेले में शराब की बिक्री हो रही थी खुलेआम तरीके से, आखिर ये कैसे हो पाया और क्या पुलिस प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, उनको भनक नहीं लगी? निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी नाकामी है और यहाँ पे करीब 200 से अधिक पुलिस बल की तैनाती हुई है। कई पुलिस के अधिकारी हैं, दरोगा लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के, वहाँ पे राजकीय मेला को लेकर उनकी तैनाती। और इस बीच ये सब को जो हो रहा है, ये वीडियो सामने आया है।
ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है और सख्ती से इसे लागू करने की बात भी कही जाती है और ऐसे में टेबल पर रख करके ये शराब का अवैध धंधा चल रहा है और इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। अब जब वीडियो सामने आया है तो इस पर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज मेला का तीसरा दिन है और कार्रवाई हो पाती है या नहीं। जी तो मुकेश, जो लोग बेच रहे थे शराब वो अभी भी वहीं पर हैं, आज भी मेले में पहुंचेंगे या फिर वो फरार हो चुके हैं? जी देखिए, वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आई है। हालांकि अब तक प्रशासन की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कि किसी की गिरफ्तारी हुई है, ये बात। लेकिन पुलिस वहां पे हरकत में आई है और जहां पे ये शराब मिल रहे थे वहां पर जो लोग थे वो लोग नजर नहीं आए हैं दोबारा। लेकिन जो तस्वीर है उस तस्वीर के आधार पर उनकी पहचान पुलिस करने के दावे कर रहे हैं, उनके पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी और देखिए कितनी शर्म की बात है, रामनवमी के मौके पर ये मेला लगता है और रामनवमी में ही शराब की सप्लाई हो रही थी। ऐसे में लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मुकेश। ये निश्चित रूप से ये निषाद समाज का जो राष्ट्रीय तीर्थ स्थल में है, ये पूरे देश भर से निषाद समाज के जो लोग हैं और जो विदेश में भी, नेपाल खासतौर पर नेपाल से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और रामनवमी के अवसर पर लगता है बाबा अमर सिंह और केवल महाराज का ये स्थान है और यहाँ पे निषाद समाज का काफी श्रद्धा जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बलि प्रथा भी चलती है और काफी लंबे समय से चला आ रहा है। सरकार के द्वारा राजकीय दर्जा दिया गया और यहाँ पे उत्पाद मद्य निषेध विभाग जो है उनकी भी टीम तैनात है। ठीक है मुकेश, अब देखना होगा कि प्रशासन जो है इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लेता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पटना में निशांत कुमार के समर्थन में अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब राजनीति से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर के उनके समर्थन में अब पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, जिनमें उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टरों के जरिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। निशांत को सीएम बनाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के राजनीति में आने के बाद से ही उनके समर्थन में अलग अलग तरीकों से कार्यकर्ता जो हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं और कई मांगे भी रख रहे हैं। खास करके नीतीश कुमार के राज्यसभा में दिल्ली जाने को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आज जदयू के तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं के तरफ से एक नया पोस्टर जो है वो जारी किया गया है और देखिए इस पोस्टर में एक खास संदेश देने की कोशिश है। यहाँ पे निशांत की एक बड़ी तस्वीर लिखी है और खास बात यह है कि देखिए फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने नीचे में लिखा है कि अगला जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो निशांत कुमार हों और इसे लेकर के जो छात्र जदयू है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, उसने पोस्टर लगाया है और पूरे शहर भर में ये पोस्टर लगा है और पूरी अगर तस्वीर देखें तो उसमें साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार जब बिहार वासियों को स्वीकार नहीं कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ जाएं बिहार। तो ये एक बात कही गई है कि तमाम जो लोग चाहते हैं कि वो बिहार छोड़ करके ना जाए और इसलिए बिहार से दिल्ली जाने को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं और खास करके एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पदभार संभाला है उसे लेकर के भी धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित किया गया है। और लेकिन खास इस पोस्टर में जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगला जो मुख्यमंत्री हैं वो निशांत कुमार बनाए जाएं और इसे लेकर के ही ये तमाम जो है कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। जब से उन्होंने राजनीति में एंट्री लिया है, जदयू की सदस्यता ग्रहण किया है, लगातार जो है निशांत कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। हर कार्यक्रम हो, हर कार्यकर्ताओं के बीच हो, ईद हो, रामनवमी हो, कोई भी मौका हो, वहां पे निशांत कुमार पहुंच रहे हैं। तमाम नेताओं के साथ, जदयू के जो नेता है उसके साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो है अगला मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार को देखना चाहते हैं और इसे लेकर के शहर भर में पोस्टर लगाया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। अब देखिए, खबर यही है, चर्चा यही है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च यानी सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। एनडीए नेताओं ने यह कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है।
सांसद निर्वाचित होने के बाद 14 दिनों के अंदर पहले वाले सदन से इस्तीफा उनको देना होता है। 16 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसी के साथ नीतीश देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसके पहले 30 मार्च यानी सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। नियम के हिसाब से समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। दरअसल नियम है कि अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है और पहले से अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य है तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना जरूरी होता है। यही नहीं, इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना भी जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। बता दें कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चूंकि नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के रूप में रहने के लिए उनका विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी है। वो तो उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है, तो ठीक है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हर किसी को निभाना होता है। नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन अगली सरकार भी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की और अफवाहों पर, कालाबाजारी पर सख्ती करने की भी नसीहत दी है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, यानी कि एकजुट होकर के काम करना होगा। देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये भी कहा गया है। देखिए, अभी सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी कि लॉकडाउन लग सकता है देश में, तो इसी पर यह साफ किया गया है सरकार की तरफ से कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। प्राथमिकता में ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन है। यूरिया भंडारण और वितरण पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्रियों ने सरकार के कदमों की सराहना की है। तो जिस तरीके से इस सिचुएशन में भी भारत सरकार काम कर रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है। तो देखिए, राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि अफवाहों पर, कालाबाजारी करने पर सख्ती बरतनी होगी। जिस तरीके से क्राइसिस के समय में कालाबाजारी की जा रही है, मौके का फायदा उठाया जा रहा है, उन लोगों पर सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। देखिए, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन पर खासतौर पर जोर है कि सप्लाई चेन ब्रेक ना हो। सप्लाई चेन अभी स्लो जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से चरमराई नहीं है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच एक और जहां केंद्र सरकार ने देखिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करते हुए तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध के बाद उत्पन्न हुए हालात को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की। उस बैठक में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद देखिए। पश्चिम एशिया में युद्ध की टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। संकट के बीच पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में तेल और गैस की आपूर्ति पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत दी गई। इससे पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पश्चिम एशिया के हालात पर सरकार की पूरी नजर है। समंदर में जंग का एपी सेंटर बने सेंटर ऑफ हार्मूज से भारतीय जहाज सुरक्षित निकल सकें, इसलिए हर स्तर पर काम और बातचीत जारी है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को कामयाब बनाने की असली जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर। डाक बंगला चौराहे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, बांस में बंधी एलईडी लाइट अचानक से गिर गई। कार्यक्रम चलने के दौरान यह हादसा हुआ है और इसी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए, अच्छी बात यह है, राहत भरी खबर यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं है। देखिए, गेट गिर जाने के कारण आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहा और स्टेशन जाने का रास्ता बंद हो गया है और रूट को डायवर्ट किया गया है। हालांकि गेट गिरने के बाद कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यातायात प्रभावित जरूर हुआ है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पिछले रात तेज आंधी और तूफान के कारण कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। कई जगह पे पेड़ गिरे हैं तो कई जगह पे बैनर पोस्टर के साथ साथ रामनवमी में लगाए गए गेट भी धराशायी हुआ है। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की है। ये जरा देखिए कि यहाँ पे डाक बंगले चौराहे से ठीक 100 मीटर की दूरी पर जो है ये मुख्य गेट जो है वो लगाया गया था, लेकिन पूरा गेट जो है वो उखड़ गया है और मुख्य सड़क पर आकर के गिरा है, जिसके कारण इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे जाने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गया है। देखिए, ये विशाल गेट जो है ये बनाया गया था रामनवमी के दिन और यहाँ पे शोभा यात्राएं जो हैं वो इस रास्ते से निकल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान ही जब तेज आंधी और बारिश हुई, उसमें पूरा का पूरा जो गेट है वो धराशायी हुआ और मुख्य सड़क पर आकर के गिरा है, जिसके कारण इधर से आप देखेंगे कि इनकम टैक्स से और डाक बंगला जाने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाया गया है और जो भी गाड़ियां इनकम टैक्स से आ रही है वो कोतवाली के रास्ते जो है वो डाइवर्ट कर दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मंच पर मौजूद थे, तमाम शोभा यात्राएं चल रही थी, ठीक उसी समय आंधी तूफान आया और ये गेट गिरा। इसे हटाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है और जो ट्रैफिक है उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। इनकम टैक्स से जो सीधी गाड़ियां जो हैं वो डाक बंगला चौराहा या स्टेशन की तरफ नहीं जा सकती हैं। इसे लेकर के आप कहीं जा रहे थे? हाँ सर, ड्यूटी जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ सर, ऑफिस जा रहे हैं। तो ये रास्ता बंद हुआ? बंद है सर, तो ये साइड से निकल जाएंगे। साइड से निकल जाएंगे। गाड़ियां तो इधर से अब नहीं जा रही हैं? नहीं, गाड़ियाँ इधर से नहीं जा रही है सर, घूम करके जा रही हैं। हाँ सर। आप यहीं थे? नहीं सर, लोग डमंगले पर काम करते हैं। ये पंडाल में काम कर रहे नहीं, थे? पंडाल में नहीं, हम लोग यहाँ परेश है। अच्छा, तो रात में ये गिरा? जी, रात में गिरा, आंधी तूफान आया तो गिरा। और भी कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, आदमी को कुछ नुकसान सिर्फ ये है कि यहाँ पे गिरा है, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ और जिसके कारण तेज आंधियों के कारण जो लोग हैं अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, जिसके कारण जो है यहाँ पे हादसा नहीं हुआ है और ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया है। लाखों की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त कर ली गई। सोनबरसा में एसएसबी की कार्रवाई, लाखों की नशीली दवा बरामद की गई है। रात के अंधेरे में तस्करी की जा रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर के तस्कर फरार हो गए हैं, लेकिन देखिए जब्त कर लिया गया है भारी मात्रा में कफ सिरप। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एसएसबी ने कार्रवाई की है और लाखों की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में नेपाल के रास्ते भारत में इन कफ सिरप को प्रवेश कराया जा रहा था और इसी बीच जो भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा बॉर्डर पर एसएसबी के जवान तैनात है, उनको इसकी सूचना मिल गई थी और वो लगातार उसके तस्करों के इंतजार में वहां पर छुप के बैठे हुए थे और इसी क्रम में जब तस्कर वहां पर कफ सिरप को लेकर जा रहे थे, इसी बीच एसएसबी ने धावा बोला और कफ सिरप को बरामद किया है। हालांकि जो तस्कर थे वे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे और कहा जा सकता है कि लंबे अरसे के बाद से इतनी भारी मात्रा में जो नशीला कफ है, सिरप है, उसको बरामद किया गया है और जो सीमाई इलाका है, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर लगातार जो जिला पुलिस है और एसएसबी के जवान है वो शराबबंदी समेत दूसरे सभी अभियानों को सफल बनाने के लिए लगातार मुस्तैद रहते हैं और यही वजह है कि इस कफ सिरप को भी बरामद किया गया है। जी, प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में राकेश? जो तस्कर फरार हो गए हैं उनको पकड़ने के लिए अब क्या पुलिस छापेमारी करेगी?
जी, निश्चित तौर पर जो स्थानीय एसएसपी है उन्होंने सोनबरसा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी है और इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। जो तस्कर भागने में सफल रहे हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बढ़ते हैं खबरों में आगे। कटिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरभैली पंचायत में न्याय मित्र रिया जायसवाल को 10 महीने काम लेने के बाद अचानक पद से हटा दिया गया है। 6 जून 2025 से कार्यरत रिया को 18 मार्च 2026 को ट्रेनिंग में जाने से रोकते हुए हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। अब देखिए, उसे हटाने के पीछे स्वतंत्रता सेनानी कोटे का हवाला दिया गया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चयन के बाद इतनी देरी से ये फैसला क्यों लिया गया है। लेकिन फिलहाल मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मिला और मेरा नहीं हुआ तो हम गए पूछने के लिए कि मेरा सैलरी क्यों नहीं हो रहा। तो फिर बोला गया कि आपकी जगह पे आपको ये नहीं मिल सकता है, ये फ्रीडम फाइटर का सीट है। तो हम ये डीपीआरओ सर बोले फ्रीडम फाइटर का सीट है तो आपको नहीं मिल सकता है। तो हम बोले अगर सर ऐसा कुछ था तो आप हमको इन्फॉर्म करते। 1 साल होने जा रहा है तो इस पे आप हम कंटिन्यू है, मेरा बायोमेट्रिक हो रहा है प्लस मेरा हाजिरी में भी मेरा दस्तखत है, ना ही हम फोटो भेज रहे उस इशू में गए और इतने दिन से आप कुछ नहीं कहे। लेकिन अचानक जब मेरी सैलरी रोकी गई तो फिर आप ये बात कह रहे हैं कि आपको ये नहीं मिल सकता है। वो उन्होंने आवेदन दिया था और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उसे जांच के निर्देश दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट आने पर जो जैसा पाया जाएगा उसके विषय में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। जेवर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, फिर प्रधानमंत्री विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सबसे आधुनिक एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। करीब 4.5 साल पहले 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट की नींव रखी थी और आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ यूपी में ही विकास को नई उड़ान मिलेगी। एनसीआर में कनेक्टिविटी में सुधार होगी। उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। तैयारियां जो हैं पूरी की जा चुकी हैं। आज उद्घाटन का दिन है और कहते हैं कि विकास की रफ्तार इससे और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो नोएडा एयरपोर्ट विकास की धुरंधर इसे माना जा रहा है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए, लिफ्ट भी लगी हुई है बाकायदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।